नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में। हम चर्चा कर रहे थे, उसी टॉपिक को या उसी कड़ी को हम आगे बढ़ते हैं। आज हम एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर देखने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण प्रणाली। महत्वपूर्ण प्रणाली के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यह महत्वपूर्ण प्रणाली कौन कौन सी है, उनके बारे में हमें नाम पता होंगे सबसे पहले, उसके बाद में हम इनको एक एक करके देखेंगे। तो जो महत्वपूर्ण प्रणाली है, यह किसके अंदर पढ़ने वाले हैं? तो यह महत्वपूर्ण प्रणाली हम पढ़ने वाले हैं किसके अंदर? कृषि वानिकी के अंदर। किसके अंदर पढ़ने वाले हैं साथियों? हम पढ़ने वाले हैं कृषि वानिकी के अंदर। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर, भारत के अंदर कौन कौन सी ऐसी प्रणालियाँ, सिस्टम अपनाए जाते हैं जिससे हम अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं कम क्षेत्र में और कम समय के अंदर। ठीक है ना। तो जनरली जो आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है, वो जो कृषि वानिकी के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रणालियाँ दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। सबसे पहले उनके नाम देखेंगे और ये किनके अंदर आती हैं वो हम देखेंगे। ठीक है ना। तो जनरली जो 6 प्रणाली है वो कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट है आपके झूम खेती। कौन सी खेती? झूम खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नंबर सेकंड की बात करें, नंबर सेकंड है इसके अंदर टोंगिया कल्टीवेशन, टोंगिया कृषि या टोंगिया खेती। नंबर थर्ड बात करें, नंबर थर्ड है इसके अंदर आपके एल्ले क्रॉपिंग। ठीक है ना। नंबर फोर्थ बात करें, नंबर फोर्थ है आपके सिलेबस के अंदर जो दे रखी है वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले झूम खेती दे रखा, टोंगिया कल्टीवेशन, इसके अतिरिक्त एल्ले क्रॉपिंग एक दे रखा है आपके होम गार्डन। और नंबर फिफ्थ पर हो जाएगा आपके इसमें विंड ब्रेक, या हम कह सकते हैं विंड ब्रेक। और दूसरा दे रखा नंबर 6 दे रखा इसमें शेल्टर बेल्ट। क्या दे रखा है? शेल्टर बेल्ट। ठीक है ना। ये 6 के 6 आपके प्रैक्टिस आपके सिलेबस में दे रखी है और इन 6 के बारे में हमें चर्चा करनी है, क्योंकि भारत में जो सबसे ज़्यादा जो वर्तमान में एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर जो सिस्टम अप्लाई किए जा रहे हैं वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, वो ये 6 सिस्टम अप्लाई किए जा रहे हैं। झूम खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, टोंगिया कल्टीवेशन, एल्ले क्रॉपिंग, होम गार्डन, या फिर हम कह सकते हैं गृह बगीचा, और एक हो जाएगा विंड ब्रेक यानी कि वायुरोधी वृक्ष, और शेल्टर बेल्ट का अर्थ हो जाएगा वायुरोधी पट्टियाँ। ठीक है ना। तो ये 6 के 6 चीज़ों को देखना है। तो हम इसके अंदर 3 सेशन कवर करेंगे, यानी पहले सेशन का अंदर झूम खेती, टोंगिया खेती दोनों को देखेंगे, उसके बाद में विंड ब्रेक, शेल्टर बेल्ट को साथ में देखेंगे, उसके बाद एल्ले क्रॉपिंग और होम गार्डन को साथ में देखेंगे। ठीक है ना। तो इसके अंदर हमारे 3 सेशन अलग बनेंगे जो लगभग 20 से 25 मिनट के होंगे। ठीक है ना। तो ये हमारे प्रमुख प्रणाली है किसके अंदर? कृषि वानिकी के अंदर। सिलेबस में कितनी देर की? 6 देर की है। इन 6 के बारे में हमको देखना है। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इससे पहले हमने एक सेशन देखा था जिसके अंदर हमने एग्रो फॉरेस्ट्री का क्लासिफिकेशन देखा था, यानी कि कृषि वानिकी का वर्गीकरण देखा था। 4 आधार पर देखा था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था वो स्ट्रक्चर के बेस पे था। ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर के बेस के अंदर जो अलग अलग वो भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें नेचर ऑफ कंपोनेंट और अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट। नेचर ऑफ कंपोनेंट फिर 4 प्रकार का होता है, एग्री सिल्वीकल्चर, सिल्वीपास्चर और एग्री सिल्वीपास्चर और अदर्स। ठीक है ना। तो जो एग्री सिल्वीकल्चर जो आपके जो क्लासिफिकेशन का आधार है, उसके अंदर आपके सिलेबस में 5 प्रमुख सिस्टम दे रखे हैं, जिसके अंदर झूम खेती, एल्ले क्रॉपिंग, विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट और टोंगिया कल्टीवेशन, ये जो 5 हैं ये आपके दे रखे हैं किसके अंदर? एएस, यानी एएस का अर्थ होता है एग्री सिल्वीकल्चर के अंदर ये 5 दे रखे हैं। और होम गार्डन है, ये किसके अंदर दे रखा? तो होम गार्डन हमारा दे रखा एएसपी के अंदर, यानी एग्री सिल्वीकल्चर, एग्री सिल्वीपास्चर, इसके अंदर क्या दे रखा? तो होम गार्डन दे रखा। और बाकी जो शेष बचे हुए हैं ये किसके अंदर दे रखा? तो एस यानी एग्री सिल्वीकल्चर के अंदर दे रखा। ठीक है ना। इनका अर्थ क्या होता है? तो एग्री का अर्थ होता है सारी फसलें आ जाएंगे, सिल्वीकल्चर का फॉरेस्ट। एक का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा क्रॉप्स, सी का एस का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर फॉरेस्ट्री हो जाएगा, और पी का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर पास्चर यानी कि लाइव स्टॉक या पशुधन हो जाएगा, एनिमल्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है ना, मवेशी आ जाएंगे। तो ये ओवरऑल 6 प्रणाली है, इनके बारे में हमको देखना है। तो आज हम देखेंगे झूम खेती और टोंगिया कल्टीवेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। ठीक है ना। किसके बारे में? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो हम बात करें झूम खेती। कौन सी खेती? झूम खेती, या इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है ना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम खेती, या झूम अपने आप में इंग्लिश टर्म है। ठीक है ना। कहीं कहीं झूम को इस प्रकार से भी लिखा जाता है। तो झूम अपना आप में एक इंग्लिश टर्म है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है अपने को। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे झूम खेती होती क्या। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है? तो जब फॉरेस्ट को पूरा जो भी फॉरेस्ट होता है उस फॉरेस्ट को जलाकर और वहाँ पर जब खेती करने लग जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। तो झूम खेती की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो जब फॉरेस्ट को जला दिया जाता है और जलाने के बाद में उसी भूमि पर जब हम फसल की बुआई करने लग जाते हैं, फसल उत्पादन करने लग जाते हैं, तो उसे हम इस पूरी कृषि प्रणाली को क्या नाम दिया जाता है? झूम खेती नाम दिया जाता है। ठीक है ना। मान लीजिए ये हमारा ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का टाइप है जो पहाड़ी नुमा फॉरेस्ट है, और जो ज़्यादातर जो झूम खेती और टोंगिया कल्टीवेशन की जाती है वो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। इसीलिए मैं यहाँ पर एक पहाड़ का उदाहरण ले रहा हूँ। तो मान लीजिए ये हमारे यहाँ पर इस प्रकार से
ठीक है ना। ये इस प्रकार से हमारा फॉरेस्ट बना हुआ, ठीक है ना। ये यहाँ पर धरातल है, ठीक है ना। ये फॉरेस्ट बना हुआ, मान लीजिए यहाँ पर ये इस प्रकार से ट्री लगा हुआ है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से ऊपर नीचे यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ट्री लगा, कई सारे ट्री लगे हुए हैं और कई सारी यहाँ पर घासें भी स्थित हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फॉरेस्ट को क्या कर देंगे, जला देंगे, यानी कि आग लगा दी। आग लगाने के बाद में ये जो सारा फॉरेस्ट है ये क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। फॉरेस्ट जैसे साफ होता है, ये अब क्या होगा, फॉरेस्ट साफ हो गया। पहले फॉरेस्ट था यहाँ पर और अब ये फॉरेस्ट बिल्कुल साफ हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करने लगे, खेती करने लगे। तो यहाँ पर खेती के रूप में हमने मान लीजिए किसी की भी खेती स्टार्ट कर दी, तो ये हमने खेती स्टार्ट कर दी। तो इस खेती को क्या कहा जाता है, या इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, झूम खेती नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, झूम खेती कहते हैं। तो इसकी हम जो थ्योरी के आधार पर जो डेफिनेशन वो देखते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो परिभाषा जाएगी वो क्या हो जाएगी, वृक्ष को जलाकर, वृक्षों या वनों को जलाकर, वनों को जलाकर वहां पर खेती या कृषि कार्य करना झूम खेती कहलाता है। झूम खेती कहलाता है। तो झूम खेती की डेफिनेशन क्या होती है, समझ में आ गया होगा। वृक्षों या वनों को जलाकर वहां पर कृषि कार्य करना क्या कहलाता है, हमारा झूम खेती कहलाता है, या क्या कहलाता है, झूम खेती कहलाता है, ठीक है ना। ये हमको पता होना चाहिए। उसके बाद में हम पता करते हैं कि जो झूम खेती ये किन के द्वारा किया जाता है। तो जनरली जो झूम खेती है यह कार्य किन के द्वारा किया जाता है, तो यह कार्य ट्राइबल्स या जनजाति द्वारा किया जाता है। यानी कि जो भी जंगल के अंदर जो रहने वाली जो जनजाति होती है, ट्राइबल्स के द्वारा यह कार्य किया जाता है, ठीक है ना। ट्राइबल्स के द्वारा ये कार्य किया जाता है, ये हमको पता होना चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो झूमिंग खेती और जो टोंगिया कल्टीवेशन वो जनरली किनके द्वारा किया जाता है, जो पहाड़ी जो जनजातियाँ होती है, हिली ट्राइबल्स होते हैं, उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है। तो ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में हम अब इसकी तथ्यात्मक जानकारी देखेंगे। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है, भारत के अंदर जो झूम खेती है वो कहाँ पर की जाती है। तो भारत के अंदर इसका क्षेत्र की बात करें तो भारत के अंदर क्षेत्र की बात करें तो भारत के अंदर कहाँ पर की जाती है। तो भारत के अंदर जो झूमिंग खेती है कहाँ की जाती है, तो समस्त पहाड़ी राज्य में, ठीक है ना। जितने भी पहाड़ी राज्य हैं उन सभी के अंदर क्या किया जाता है, ये झूम खेती की जाती है और वहाँ पर इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो मोस्ट कॉमन इसके नेम है वो मैं अलग बताऊंगा, और अलग अलग स्टेट के अंदर और अलग अलग कंट्री के अंदर भी इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं समस्त पहाड़ी राज्यों में। तो पहाड़ी राज्य कौन कौन से होंगे, हम बात करें, केरल हो गया, कर्नाटक, ठीक है ना, केरल कर्नाटक। इसके अतिरिक्त बात करें हम मध्य प्रदेश या एमपी CH यानी छत्तीसगढ़, केरल कर्नाटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यूके हो गया, आदि स्टेट के अंदर, ठीक है ना। तो भारत में मोस्टली जो कहाँ पर किया जाता है यह झूमिंग खेती, तो केरल कर्नाटक महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ असम आंध्र प्रदेश बिहार और उत्तराखंड, इन सभी के अंदर किया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं जहाँ पर ज़्यादातर जो जंगल के अंदर जो जनजाति रहती है या पहाड़ी जनजाति रहती है उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है, ठीक है ना। वो मोस्टली ज़्यादातर आदिवासी लोगों के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर और हम चीज़ लिख सकते हैं, एक चीज़ और लिख सकते हैं यहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी ये कार्य किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर भी कई सारी जनजाति पाई जाती है, तो वहाँ पर भी ये कार्य किया जाता है। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है यहाँ पर, या फिर जहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर ये कार्य किया जाता है। तो भारत में इसका क्षेत्र कहाँ पर होता है, तो ये होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि झूम खेती के लिए जो इसके उपनाम है उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम और इसकी जो तथ्यात्मक जानकारी है उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है ना। ये इसके की पॉइंट है और एग्जाम के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सीधा पूछा जाता है कि झूमिंग खेती का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो जनजातियों के द्वारा किया जाता है। ये हमको याद रखना, ठीक है ना। मिटा दो इसको, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में तो किया जाता है, लेकिन किस प्रकार की क्लाइमेट में ये क्लाइमेट क्षेत्र में किया जाता है। तो इसके लिए जो क्लाइमेट होता है, किस क्लाइमेट का आधार पर इसको किया जाता है। तो क्लाइमेट के आधार पर जो फॉरेस्ट होते हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, ठीक है ना। तो इन तीनों में से किस जोन में किया जाता है, तो ये जो झूम खेती है कहाँ पर किया जाता है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर झूम खेती का सबसे ज़्यादा कार्य किया जाता है। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भारत के अंदर कहाँ पर पाया जाता है, तो हम बात करें अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये हमारे असम हो गया, मेघालय हो गया, इसके अतिरिक्त कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, इधर हम बात करें वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया। यहाँ की जो जलवायु होती है, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ की जो जलवायु वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर आती है और यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्य किया जाता है। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। और उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं
इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर ये कार्य किया जाता है। और जो ये झूम खेती होती है इसके अब हम उपनाम देखते हैं। क्या देखते हैं हम? उपनाम। तो ये जो उपनाम में जो बताने वाला हूँ ये पर्टिकुलर किसी स्टेट का अकॉर्डिंग नहीं बताने वाला हूँ। हम इसके उपनाम दो तरह से देखेंगे। पहला हम जो कॉमन नेम है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वो नाम देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे पर्टिकुलर स्टेट का अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर कंट्री का अकॉर्डिंग और पर्टिकुलर पहाड़ी क्षेत्रों का अकॉर्डिंग इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो लगभग 10 से 15 नाम होंगे जो हमको याद होने चाहिए, ठीक है ना। कोशिश करेंगे उनको नाम याद करेंगे। तो सबसे पहला हम ओवरऑल बात करें तो ये झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? पहला तो झूम खेती हो जाएगा, दूसरा शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो जाएगा, नंबर 3 हो जाएगा इसको स्थानांतरण। स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जाना, स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसी को बर्न एवं स्लेश, इसी को स्थानांतरण कृषि, इसी को बर्न एवं स्लेश एग्री, इसी को बर्न एवं स्लेश एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है, स्थानांतरण कृषि के नाम से जाना जाता है। और जूमिंग, एक होता है जूम और एक होता है जूमिंग कृषि, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये 6 नाम तो पूछे जाते हैं कि झूम खेती का और नाम क्या आता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हिंदी में स्थानांतरण कृषि, बर्न एवं स्लेश यानी कि जलाओ और कटाव कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है। बर्न का अर्थ क्या होता है? जलाओ, तो इसको जलाओ व कटाव कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये जो 6 नाम है 7 नाम है ये तो हमको पता होने चाहिए कौन कौन से। स्थानांतरण कृषि, बर्न एवं स्लेश, बर्न का अर्थ होता है जलाओ और कटाव कृषि, और एग्रीकल्चर का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर हिंदी में कृषि हो जाएगा, और जूमिंग खेती, ये 7 नाम इसके होते हैं। ये तो हमें पता होने ही होने चाहिए, ठीक है ना। ये हो गए इसके उपनाम हो गए। उसके बाद में हम देखते हैं इसके सबसे पहले, अब इसके बाद में हम देखेंगे इसके क्या क्या हमें फायदे होते हैं, क्या क्या इसकी हानियाँ होती है। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे इसके पर्टिकुलर उपनाम क्या क्या है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इसके हम यहाँ पर लाभ देखते हैं, ठीक है ना। जो झूम खेती है इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। तो बेनिफिट सबसे फर्स्ट क्या हो जाएगा? नंबर फर्स्ट बात करें, जैसे हम किसी भी फॉरेस्ट को जलाते हैं तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कॉन्सेप्ट है? तो इसमें फॉरेस्ट को जला दिया जाता है, वनस्पति को जला दिया जाता है, या वृक्ष होते हैं उनको जला दिया जाता है। जलाने के बाद में जो भी हमारा जो भी वृक्ष होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? राख में बदल जाते हैं। और राख के अंदर क्या होता है? तो पोषक तत्वों का भंडार होता है। तो इसमें क्या होता है? तो नंबर फर्स्ट हमें क्या बेनिफिट होता है? तो इसमें एक बड़ी मात्रा में, जो पहला बेनिफिट हो जाएगा, बड़ी मात्रा में पोषक तत्व का भंडार। हमें क्या मिलता है? सबसे पहली बार तो फर्स्ट बार में हमें मिलता है बड़ी मात्रा में क्या मिलता है? पोषक तत्वों का भंडार ग्रह मिलता है। यानी कि जैसे हम वृक्षों को जलाते हैं तो राख की एक परत, मोटी परत मिलती है हमें, जो क्या होती है? पोषक तत्वों से भंडार युक्त होती है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो पहला तो हमें मिलता है पोषक तत्वों का भंडार मिलता है। नंबर सेकंड बात करें, अब ऐसी कंडीशन में हमको भूमि मिलेगी तो उसके अंदर क्या होगी? जो भी हम क्रॉप लगाएंगे वो जल्दी सर्वाइव करेंगे। तो बड़ी मात्रा पोषक तत्वों का भंडार मिलता है। और नंबर सेकंड हो जाएगा इसमें फसल वृद्धि, फसल की वृद्धि, फसल की जो वृद्धि वो तेज होती है। फसल वृद्धि तेज व उपज क्या होती है? ज़्यादा प्राप्त होती है। फसल की वृद्धि तेज होती है, वह उपज क्या होती है? ज़्यादा मिलती है। नंबर थर्ड बात करें, नंबर थर्ड हो जाएगा खरपतवार, खरपतवार नियंत्रण कम करना पड़ता है, ठीक है ना। नंबर फोर्थ जो इसका बेनिफिट होगा वो क्या होगा? खरपतवार नियंत्रण कम करना पड़ता है, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर जितने भी खरपतवार होते हैं वो उनको जला दिया जाता है। जलाने के बाद में जो हम जनरली जानते हैं किसी भी क्षेत्र में अगर हम आग लगाते हैं तो आग लगाने के बाद में उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जहाँ पर आग लगाई जाती है वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस क्षेत्र में मौजूद जो खरपतवार होते हैं वो भी पहली बात तो खरपतवार जल जाएंगे, और जो शेष बचे रह जाएंगे या उनके बीज जो बचे रह जाते हैं जो भूमि के अंदर पड़े रहते हैं वो अत्यधिक गर्मी की वजह से क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो हमें खरपतवार नियंत्रण क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। ये हमारा एक बेनिफिट हो जाएगा। उसके बाद में नंबर फोर्थ बात करें हम, नंबर फोर्थ हमारा बेनिफिट क्या होगा? तो नंबर फोर्थ हो जाएगा इसके अंदर हमें बाहरी इनपुट नहीं लगाते, ठीक है ना। इसके अंदर जो हम बाहरी इनपुट के रूप में खाद, बीज तो जनरली हम लगाते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त और कोई भी हम उसके अंदर बाहरी इनपुट नहीं लगाते। जैसे हम बात करें इसके अंदर हम कोई भी मशीनरी का यूज़ नहीं करते, खाद का उपयोग नहीं करते, पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करते, वीडिसाइड का यूज़ नहीं करते हैं, मशीनरी का यूज़ नहीं करते हैं हम, या हार्वेस्टिंग कटाई के लिए हम किसी प्रकार का इनपुट यानी कि उसके अंदर पैसे वैसे का इसमें कोई रोल नहीं रहता है। इसमें जो पूरी खेती होती है वो बिल्कुल नेचुरल रूप से होती है। इसमें किसी प्रकार का कीटनाशक, किसी प्रकार का इनपुट नहीं लगाया जाता है। अगर इनपुट नहीं लगाते तो ओवरऑल हमें इसमें क्या होता है? जो आर्थिक जो भी इसमें क्रियाएं की जाती है, जब हम आर्थिक नुकसान होने के इसमें कम से कम खतरा बना रहता है। तो ये मोस्ट ऑफ से 4 इसके बेनिफिट होते हैं। पहला तो क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ओवरऑल आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए झूम खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? तो वो होगा इसमें बड़ी मात्रा में क्या होता है? पोषक तत्वों का भंडार मिलता है, या बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की एक लेयर प्राप्त होती है, जो उसमें सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं हमें, चाहे सूक्ष्मजीव किसी भी प्रकार का वो सूक्ष्मजीव या सूक्ष्म पोषक तत्व हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका बेनिफिट होता है। उसके बाद में इसकी हम हानियाँ देखते हैं, ठीक है ना।
इसके किसी भी चीज़ के लाभ होते हैं तो किसी भी चीज़ की उसकी हानियाँ भी होती है, ठीक है ना। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं इसके प्रमुख रूप से क्या क्या हानियाँ या डिसएडवांटेज। तो झूम खेती की हानियाँ। तो पहली बात फर्स्ट बात करें हम झूम खेती की क्या क्या हानियाँ, तो हम इसमें क्या करते हैं, वनों को ऐसे कैसे जला देते हैं। तो पहला तो हमारा पॉइंट ये हो जाएगा कि वनोन्मूलन, या हम कह सकते हैं वनों की कटाई, ठीक है ना। अब वनों की कटाई की जाती है तो वन का क्या हो जाता है, वनों की कटाई से वन क्षेत्र में कमी, ठीक है ना। वनों की कटाई करते हैं या डिफोरेस्टेशन, ठीक है ना, डिफोरेस्टेशन हो जाएगा जिसमें हम वनों की कटाई करते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहला डिसएडवांटेज हो जाएगा वनों की कटाई से वन क्षेत्र में क्या होती है, कमी आती है। अब जैसे वन क्षेत्र में कमी आती है तो इसके अंदर जितने भी पादप प्रजातियां और उनकी जो प्रजातियां होती है, जो भी इसमें अंदर जो भी जानवर रहते हैं उनमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। तो हम लिख सकते हैं जंगली जानवरों, या फिर एक वन लाइनर में हम लिख सकते हैं वन्य जीव की प्रजाति में कमी, ठीक है ना, वन्य जीव की प्रजाति में कमी। नंबर 3 बात करें, अगर वन्य जीव की प्रजातियों में कमी होती है तो क्या होता है, तो प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण बढ़ता है। नंबर 4 की बात करें, ये इसके डिसएडवांटेज है। पहला, वनों की कटाई होगी तो वन्य जीव के अंदर जो भी प्रजाति है वो कमी हो जाएगी या नष्ट हो जाएंगी। प्रदूषण बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त वनों के क्षेत्रफल में कमी आएगी तो हमारा क्या होगा, मर्दा अपरदन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मर्दा अपरदन ज़्यादा होगा। अगर मर्दा अपरदन ज़्यादा होगा तो इसमें से जो भूमि का जो कटाव होगा वो ज़्यादा होगा। कटाव ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, नदी के निचले स्तर पर बाढ़ का खतरा बढ़ेगा। नदी के निचले स्तर पर क्या होगा, बाढ़ का खतरा बढ़ेगा। नंबर 5 हो जाएगा। नंबर 6 बात करें हम, ग्रीन हाउस गैस में बढ़ोतरी होगी। अगर ग्रीन हाउस गैस में बढ़ोतरी होती है तो हमारे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे और ओवरऑल जो समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ेगा और बाढ़ जैसी समस्या पैदा होगी और उसमें से मच्छरों की आबादी बढ़ेगी। मच्छर बढ़ेंगे तो कई सारी मौसमी बीमारियां फैलेगी तो वो आगे जाकर हमारे आर्थिक रूप से हमें नुकसान पहुंचाएगी और आर्थिक रूप से हम अगर कमजोर होंगे तो अल्टीमेटली हमारा GDP और हमारा जो जीवन स्तर है वो भी क्या होगा, कमी होगा। तो ये इसके प्रमुख रूप से 6 डिसएडवांटेज होते हैं। इसके अंदर आप भी और कई सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया। तो मोस्ट ऑफ जो इसमें जो होता है वो नंबर 1 हो जाएगा फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, यानी कि वनों के निर्माण में वनों के क्षेत्र में कमी आती है। वो दूसरा हो जाएगा वन्य जीव जितने भी होते, चाहे पादप प्रजाति हो गए, जंतु प्रजाति हो गई, उनकी प्रजातियाँ और उनकी जो सब स्पीसीज होती है उनकी खुद की प्रजातियाँ होती हैं, उनमें क्या होती है, कमी आती है। और एक हम कह सकते हैं जो भी वेरिएशन होता है प्रजातियों में वो वेरिएशन खत्म हो जाता है। तो यह पॉइंट भी मेंशन कर देते हैं हम। इसके अंदर हम लिख सकते हैं क्या, विविधता में क्या होगी, अल्टीमेटली जो भी प्रजातियां होगी उनमें जो भी विविधता है यानी कि वेरिएशन उसमें क्या होगी, कमी होगी। अब ये विविधता भी 3 तरह की होती है। स्थानीय एक होती है हमारे इसके अंदर इकोलॉजिकल वेरिएशन होता है, जेनेटिक वेरिएशन अलग होता है और एक होता है इसके अंदर स्थानिक वेरिएशन। तो वो विविधता भी इसमें क्या होती है, कमी होती है धीरे धीरे। तो ये ओवरऑल 7 पॉइंट इसके अंदर मेंशन करने हैं, इसके क्या क्या हानि होती है। अब इसके अंदर एक हमारा लास्ट छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, वो होगा इसके अंदर झूम खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के स्टेट के अंदर किस नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कंट्री के अंदर और हम देखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में इसको पर्टिकुलर किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम देखते हैं इसके प्रमुख उपनाम। झूम खेती के उपनाम, ठीक है ना। तो यह जो नाम है सबसे पहले हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ये हम देखेंगे पहले राज्य अनुसार इसके उपनाम देखेंगे। यह नाम हमें पता होना चाहिए और एग्जाम की दृष्टि से हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अतिरिक्त जो ओवरऑल जो हमारे आसपास के जो स्टेट है उनके बारे में हमको तो पर्टिकुलर पता होना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश हमारे पास में, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो साथियों, हमने इससे पहले जो भी झूम खेती के डिसएडवांटेज उनके बारे में चर्चा की थी। अब हम देखते हैं झूम खेती के उपनाम। मैंने जो शुरू में आपको जो उपनाम 7 बताए थे वो उपनाम तो है ही है। इसके अतिरिक्त पर्टिकुलर
अलग अलग स्टेट के अंदर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। यानी कि अगर हमारे और कुछ नहीं पता हो तो हमारे जो आसपास के स्टेट है, जैसे अभी मैं राजस्थान से हूँ तो मेरा राजस्थान के आसपास जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, जो आसपास के जो राज्य है इनके अंदर झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें से जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं टिक लगा दूंगा, लेकिन एक बार आप नज़र से इसको निकाल लेना, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनमें से जो 8-10 जो लिखे हुए हैं इनमें से 2-3 तो आपको याद होने चाहिए। 7 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया तो वो तो आपको याद होने चाहिए। इसका अतिरिक्त जो भी इसमें भी इंपॉर्टेंट है वो हमें याद करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर साथियों राज्य अनुसार, तो किस किस राज्य में हम देखेंगे। ओडिशा दक्षिणी राज्य, जिसके अंदर साउथर्न स्टेट आ गए, हमारे साउथर्न स्टेट आ गए, जिसके अंदर हमारे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये सारे उसके अंदर स्टेट आ गए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, हिमालयन क्षेत्र जो हमारा हिमालय का पूरा क्षेत्र आ गया, जिसके अंदर हम बात करें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आ गया, और उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, बिहार का तराई क्षेत्र आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, असम और मणिपुर, मेघालय, ये जो सारे जो जितने भी स्टेट है ये हमारे हिमालयन क्षेत्र के अंदर। केरल का पश्चिमी घाट का पहाड़ी क्षेत्र, ये पश्चिमी घाट क्या है, तो ये जब हम बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता पढ़ेंगे तब इनको भारत का जो जैव विविधता है, जैव विविधता को 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं एक तरह से स्पोर्ट होते हैं, जैव विविधता के स्पोर्ट होते हैं, बायोडाइवर्सिटी स्पोर्ट होते हैं, जो ओवरऑल विश्व के अंदर लगभग 40 के आसपास जो बायोडाइवर्सिटी स्पोर्ट हैं, और भारत के अंदर 4 बायोडाइवर्सिटी स्पोर्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाए जाने की संभावना होती है। उसके अंदर नंबर फर्स्ट आता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का क्षेत्र और एक हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत, यानी कि उत्तर पूर्वी भारत का अर्थ हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट आते हैं उसको एक पर्टिकुलर अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले उड़ीसा। उड़ीसा की बात करते हो तो इसके अंदर कमान, दावी और विंगा के नाम से किसको जाना जाता है, झूम खेती को जाना जाता है। केवल नज़र से निकालना है हमको। दक्षिणी राज्य के अंदर इसको जारा व इरका के नाम से जाना जाता है। जारा व इरका, राजस्थान में इसको वालरे और वालतरे, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इसको बत्रा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर बेवाड़ देहिया, आंध्र प्रदेश के अंदर पोदू पेंडा, झारखंड के अंदर खुरवा के नाम से इसको जाना जाता है साथियों। हिमालयन क्षेत्र के अंदर इसको खील के नाम से, केरल का पश्चिमी घाट के अंदर इसको कुमारी के नाम से जाना जाता है, और उत्तर पूर्वी भारत के अंदर इसको झूम खेती के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर हमको क्या क्या चीज़ें याद करनी। नंबर फर्स्ट तो जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो मेरे को राजस्थान के जो नाम है पहला जगह राजस्थान में इसको वालरे और वालतरे के नाम से जाना जाता है। ये वालतरे है, ठीक है ना, वालतरे के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, यानी कि हम बात करें कोटा वाला संभाग हो गया, उदयपुर संभाग हो गया, भरतपुर वाला संभाग हो गया, जो चंबल के आसपास का जो क्षेत्र हो गया, माही के आसपास, माही नदी के आसपास का क्षेत्र, वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इसको नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे इसको बत्रा के नाम से जाना जाता है। मैं ये याद करूँगा, मध्य प्रदेश वाले बेवार दहिया, आंध्र प्रदेश वाले पोदू पेंडा के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसे याद करने की कोशिश करना, लेकिन हमें इनमें से कौन कौन से नाम हम सभी को पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें जो हमारा हिमालयन क्षेत्र है, हिमालयन क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो कील नाम से जाना जाता है। तो ये नाम हमें याद होना चाहिए। हिमालयन रीजन के अंदर जो झूम खेती होती है इसे कील के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, या खील के नाम से जाना जाता है। तो इसको कैसे याद करेंगे, हम क्या करेंगे, भारत का जो सिर होता है उसे, भारत का सिर किसे कहा जाता है, हिमालयन क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो सिर होता है उसके अंदर हमने क्या लगा दी, कील लगा दी, ठीक है ना। तो उसे याद रह जाएगा हिमालयन क्षेत्र, यानी कि उसका झूम खेती को खील के नाम से जाना जाता है। दूसरा हम बात करें जो केरल का जो पश्चिमी घाट होता है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो कुमारी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। पश्चिमी घाट के अंदर हमारे नीलगिरी पर्वत ये आ जाते हैं, तो उसके अंदर किसको कुमारी के नाम से जाना जाता है। एक उत्तर पूर्वी भारत के अंदर इसको झूम के नाम से जाना जाता है, और दूसरा हो जाएगा दक्षिणी राज्य साउथर्न स्टेट के अंदर इसको जारा व इरका के नाम से जाना जाता है। चार नाम। पहला हो जाएगा हिमालयन क्षेत्र के अंदर खील हो जाएगा, केरल का जो पश्चिमी घाट होता है उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है उसमें उसको कुमारी के नाम से जाना जाता है। झूम उत्तर पूर्वी भारत के जितने भी स्टेट है उसको हम किस नाम से, झूम के नाम से जानते हैं, और जो भी हमारे साउथर्न स्टेट होते हैं जारा व इरका के नाम से जानते हैं। तो ये 4 नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट, और जो पहले हमने नाम देखे थे कौन से 7 नाम देखे थे वो हमारे नाम इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल हमारे कितने इंपॉर्टेंट हो गए, 11 नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है ना। तो अभी जो हमने देखे 4 नाम कौन कौन से, जारा कहाँ पर, जारा व इरका दक्षिण राज्य के अंदर, दक्षिणी भारत के जितने भी राज्य वो हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त हम बात करें केरल का पश्चिमी घाट कुमारी, हिमालयन क्षेत्र खील के नाम से जाना जाता है, और एक हो जाएगा हमारे कौन सा, उत्तर भारत के अंदर इसको झूम खेती के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। उत्तर पूर्वी भारत के अंदर झूम के नाम से जाना जाता है। तो ये ओवरऑल हमारे झूम खेती इंडिया के अंदर जाना जाता है, और पर्टिकुलर अलग अलग देशों के अंदर भी इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो वो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसकी PDF बना के इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो वो उस टाइम पर आप वो नाम भी देख लेना, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा जो झूम खेती जो चैप्टर वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं किसका, टोंगिया कल्टीवेशन को देखते हैं। किसको देखते हैं, टोंगिया कल्टीवेशन, वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम टोंगिया कल्टीवेशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, टोंगिया कल्टीवेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो अगला जो हमारा होगा वो होगा टोंगिया कल्टीवेशन। अगला जो हमारा सिस्टम हो गया एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर वो क्या होगा, टोंगिया कृषि। कौन सी कृषि, टोंगिया खेती या टोंगिया कृषि है, ठीक है ना। तो हम बात करें टोंगिया, टोंगिया का अर्थ क्या होता है, तो टोंगिया का अर्थ जनरली साथियों, एक मिनट,
टोंगिया कल्टीवेशन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो टोंगिया कल्टीवेशन का अर्थ होता है जो झूम खेती होती है, झूम खेती का हमें क्या करना है, मैनेजमेंट करना, या फिर हम कह सकते हैं फॉरेस्ट का हम इस प्रकार से मैनेजमेंट करें कि हमारा फॉरेस्ट भी बचा रह जाए और हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं वो चाहे हमें फसल से हमारी उसकी आवश्यकताएं की पूर्ति हो करनी हो तो हम फसल भी उसी के अंदर लगा दें। ये जो पैटर्न होता है, ये जो ये प्रणाली जो कही जाती है वो क्या कहा जाता है, उसे टोंगिया कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। तो मान लीजिए इसका भी एक हम डायग्राम से देखते हैं इसको। ये मान लीजिए हमारा एक फॉरेस्ट हो गया और इसके ये हमारा एक फॉरेस्ट है, ठीक है ना, ये एक हमारा फॉरेस्ट हो गया। अब इस फॉरेस्ट में हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसी में हमने क्या किया, झूम खेती किया। झूम खेती में हमने क्या किया, मान लीजिए ये फॉरेस्ट का जो एरिया है वो मान लीजिए 100 किलोमीटर, ठीक है ना, 100 किलोमीटर का इसका पूरा टोटल एरिया, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 100 किलोमीटर में से मान लीजिए हमने ये जो एरिया था ये मान लीजिए 25 किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। तो 100 में से हमने इसमें से इस फॉरेस्ट का कुछ का चयन किया जिसके अंदर हमने जूमिंग खेती स्टार्ट कर दी। जूमिंग खेती के लिए हमने 25 किलोमीटर जो एरिया था फॉरेस्ट का उसमें आग लगा दी और उसमें आग लगाने के बाद में हमने वहाँ पर खेती करना स्टार्ट कर दिया। इस सिस्टम को तो हम क्या नाम देते हैं, जूमिंग कृषि नाम देते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या किया, इसी 100 किलोमीटर एरिया जो फॉरेस्ट था उसमें से 25 किलोमीटर एरिया जो फॉरेस्ट का उसका चयन किया और इस फॉरेस्ट के अंदर हमने क्या किया, इसका इस प्रकार से मैनेजमेंट किया कि अब इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा बड़ा रूप में ले रहा हूँ मैं। ये हमारा 25 किलोमीटर एरिया, ठीक है ना, ये हमारा 25 किलोमीटर एरिया है। अब हमने क्या किया, इसका हमने क्या किया, फॉरेस्ट का मैनेजमेंट किया, यानी प्रबंधन इस प्रकार से किया कि इसमें से हम कुछ वृक्षों को क्या करेंगे, हटा देंगे, कुछ वृक्षों को हटा देंगे या जला देंगे, कुछ भी कर देंगे। कुछ वृक्षों को हमने हटा दिया और हटाए हुए वृक्षों की जगह हम क्या करने लगे, वहाँ पर हम कृषि कार्य करने लगे। क्या करने लगे, वहाँ पर हम कृषि कार्य करने लगे। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है, हमारा टोंगिया कल्टीवेशन कहलाता है। टोंगिया कल्टीवेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो फॉरेस्ट का प्रबंधन हमें इस प्रकार से करना है कि हमारा जो फॉरेस्ट है वो भी सही तरह से सर्वाइव कर जाए और हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं वो फसल से हम उसकी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लग जाए। ये वाला सिस्टम क्या कहलाता है, तो ये वाला सिस्टम टोंगिया कल्टीवेशन के नाम से इसको जानते हैं। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है ना। उम्मीद आप सभी को टोंगिया कल्टीवेशन का अर्थ क्या होता है तो समझ में आ गया होगा। तो टोंगिया कल्टीवेशन का अर्थ क्या होता है, तो वन का प्रबंधन करके हमें क्या करना है, वन का प्रबंधन करके कृषि कार्य व वन का प्रबंधन करके कृषि कार्य व वानिकी को एक साथ वृद्धि करने देना है। यानी कि वन का इस प्रकार से हमको मैनेजमेंट करना है कि जिसके अंदर हम कृषि कार्य व वानिकी दोनों कर सके और इन दोनों को एक साथ वृद्धि करने देना है तथा अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके, वो तथा अपने उद्देश्य की हम क्या कर सके, पूर्ति कर सके। यानी कि जिस उद्देश्य से हमने इनको लगाया है उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। इसी को हम क्या नाम देते हैं, टोंगिया कल्टीवेशन नाम देते हैं, ठीक है ना। अब टोंगिया कल्टीवेशन नाम देते हैं तो टोंगिया कल्टीवेशन और झूम खेती कितने वर्षों तक अपनाई जाती है, उसमें मैं झूम खेती के अंदर बताना भूल गया था। तो टोंगिया कल्टीवेशन और जो झूम खेती ये दोनों जनरली 2 से 3 वर्ष तक अपनाई जाती है। किसी भी क्षेत्र में जो झूम खेती है वो कितने वर्षों तक की जाती है, तो ऑलमोस्ट लगभग 3 वर्ष उसके लास्ट होते हैं और टोंगिया कल्टीवेशन के भी ऑलमोस्ट लगभग 3 से 4 वर्ष लास्ट होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना आपको, टोंगिया कल्टीवेशन और झूम खेती कितने वर्षों तक किसी क्षेत्र में अप्लाई की जाती है, तो 2 से 3 वर्षों तक अप्लाई की जाती है। उसके बाद हम उसकी जगह को चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। अब उसमें तो हम क्या कर रहे थे, झूम खेती में पूरे को पूरे फॉरेस्ट को जला दे रहे थे, ठीक है ना। तो ये हमारा मान लीजिए फॉरेस्ट था, इसमें तो हम पूरे को पूरे फॉरेस्ट को जला दिए रहे थे। लेकिन झूम खेती में टोंगिया कल्टीवेशन के अंदर हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट का क्या करते हैं, प्रबंधन करते हैं। क्या करते हैं, प्रबंधन करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा फॉरेस्ट है और इस फॉरेस्ट के बीच में हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर ट्री लगा दिया, ठीक है ना। ये हमने ब्लैक कलर है जो क्रॉप को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना, और ये हमारे ट्री को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इस फॉरेस्ट के अंदर मैनेजमेंट इस प्रकार से किया, कुछ वृक्षों को हमने हटा दिया, कुछ को जला दिया और हमने इसके बीच में फसल लगा दी। अब ये फसल हम कब तक लगाएंगे, जब ये फसल हम कब तक लगाएंगे, इस क्षेत्र में कितने वर्षों तक लगाएंगे, 3 से 4 वर्षों तक। जब तक इस फसल को हम कब तक लगाएंगे, जब तक वृक्ष की जो भी ट्री है, वृक्ष की कैनोपी की डेंसिटी ज़्यादा ना हो जाए। तो इसको इसमें एक मेन की पॉइंट ये होता है, उसके अंदर तो हम पूरे फॉरेस्ट को जला रहे थे झूम खेती के अंदर, लेकिन इसके अंदर हमने मैनेजमेंट किया, किस प्रकार से मैनेज किया, बीच के जो वृक्ष थे उनको हटा दिया और उसकी जगह हमने फसल लगाई। अब इस फसल को हम इस क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में कब तक रखेंगे, जब उस समय तक रखेंगे जो ट्री की जो कैनोपी है या क्राउन है वो आपस में टच ना होने लग जाए। यानी कि ये 2 वृक्ष है, रेड वाले जो 2 वृक्ष हैं, इनकी जो कैनोपी या जो ट्री है ये क्या हो जाएंगे, इनकी जब कैनोपी आपस में इस प्रकार से टच होने लग जाएगी, जो बीच का जो एरिया है, पहले वो एरिया ऐसे खुला था और बीच में हमने एक वृक्ष लगा रहा था, लेकिन जब ये दोनों वृक्ष आपस में इस प्रकार से टच होने लग जाएंगे, कैनोपी टच होने लग जाएगी, इनका जो क्राउन है टच होने लग जाएगा, तब हम क्या करेंगे, इस फसल को यहाँ से रिमूव कर देंगे
रिमूव करने के बाद में हम किसी दूसरी जगह चले जाएंगे और दूसरी जगह भी हम यही पैटर्न अपनाएंगे। इसी पूरे सिस्टम को क्या नाम दिया जाता है? टोंगिया कल्टीवेशन नाम दिया जाता है, ठीक है ना। क्या नाम दिया जाता है? टोंगिया कल्टीवेशन नाम दिया जाता है। तो मेन इसके अंदर ये भी याद रखना, ये सारा हम काम करते हैं, उसके बाद में 3 से 4 वर्षों तक इसके अंदर हम फसल को सर्वाइव करने देते हैं। उसके बाद में जब कैनोपी की डेंसिटी यानी कि कैनोपी का जो घनत्व है वो बढ़ जाता है और आपस में टच होने लग जाती है, तब उस समय से हम फसल को वहाँ से हटा देते हैं और दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट याद रखना आप, ये डेंसिटी वाला पॉइंट भी इसके अंदर मेंशन कर देना। ये होता है टोंगिया कल्टीवेशन, ठीक है ना। क्या होता है टोंगिया कल्टीवेशन? अब इसका हम अर्थ समझ लेते हैं टोंगिया का। टोंगिया का अर्थ क्या होता है? तो टोंगिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो मिलकर बना है टंग और एक मिलकर बना है या। टंग का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? 2 शब्दों से मिलकर बना है टंग और या, ठीक है ना। जहाँ पर टंग का अर्थ क्या होता है? तो टंग का अर्थ होता है पहाड़ी क्षेत्र या हिल एरिया, ठीक है ना। जो टंग होता है, टंग का अर्थ क्या होता है? तो हिल एरिया यानी कि पहाड़ी क्षेत्र। और यहाँ पर या का अर्थ क्या होता है? कल्टीवेशन। कल्टीवेशन या का अर्थ क्या होता है? कल्टीवेशन यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि कार्य, ठीक है ना। उसे हम क्या नाम देते हैं? टोंगिया कल्टीवेशन नाम देते हैं। और इसका अंदर हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आया होगा उम्मीद है आप सभी को। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं टोंगिया कल्टीवेशन की उत्पत्ति की बात करें। टोंगिया कल्टीवेशन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो टोंगिया कल्टीवेशन की जो उत्पत्ति होती है वो किस जगह से होती है? तो टोंगिया कल्टीवेशन की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है? बर्मा से होती है। कहाँ से होती है साथियों? बर्मा, ठीक है ना। ये बर्मा क्या है? तो भारत का एक पड़ोसी देश है जिसे हम इंडो बर्मा के नाम से जानते हैं। बर्मा से इसकी उत्पत्ति होती है। और कब इसकी उत्पत्ति होती है तो वो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। इसकी उत्पत्ति कब होती है? तो बर्मा से होती है। और किस ईयर में होती है? तो 1850 में इसकी उत्पत्ति होती है। कब होती है इसकी उत्पत्ति? 1850 में इसकी उत्पत्ति होती है। ये न्यू टाइप के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है कि टोंगिया कल्टीवेशन है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? बर्मा से होती है। कब होती है? 1850 में होती है। लेकिन हम बात करें विश्व के अंदर तो ये कहाँ पर होगी? तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से होगी? विश्व के में, ठीक है ना। कहाँ पर होगी? विश्व में होगी। बर्मा के अंदर 1850 में होगी। लेकिन भारत के अंदर इसको सबसे पहले कहाँ पर लाया गया? किस सन में लाया गया और किसके द्वारा लाया गया? तो यानी कि हम कह सकते हैं भारत में इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया? यानी भारत में इसके अंदर किसानों को या जो भी जनजाति थी उनको जो टोंगिया कल्टीवेशन से परिचय किसने करवाया था? तो कब करवाया था? तो यह करवाया था 1896 में। 1896 में किसने करवाया था? तो 1896 में सर 1896 के अंदर सर डाइट्रिक्स किसने करवाया था? तो 1896 में सर डाइट्रिक्स ब्रांडिस ने किसने करवाया था? तो सर डाइट्रिक्स ब्रांडिस ने उत्तरी बंगाल में करवाया था। उत्तरी बंगाल में करवाया। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि टोंगिया कल्टीवेशन अर्थ क्या होता है वो मैंने समझा दिया। इसका अर्थ क्या होता है? हिल एरिया और कल्टीवेशन, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि टोंगिया कृषि कहलाती है, जिसके अंदर हम फॉरेस्ट का मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है ना। इसकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है? तो वर्ल्ड लेवल पर तो होती है कहाँ पर? बर्मा के अंदर। कब होती है? 1850 में होती है। लेकिन भारत के अंदर इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? तो ये व्यक्ति का नाम याद रखना, सर डाइट्रिक्स ब्रांडिस ने करवाई थी। कहाँ पर करवाई थी? तो उत्तर बंगाल के अंदर करवाई थी। और कब करवाई थी? तो 1896 ईस्वी में करवाई थी, ठीक है ना। उत्तरी बंगाल के अंदर करवाई थी, नॉर्थ बंगाल के अंदर करवाई थी। और कब करवाई थी? तो 1896 के अंदर करवाई थी। ये इसकी तथ्यात्मक जानकारी होती है, ठीक है ना। तो टोंगिया कल्टीवेशन क्या होता है वो मैंने समझा दिया, अर्थ क्या होता है और इसका इतिहास क्या वो मैंने समझा दिया। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो टोंगिया कल्टीवेशन है जो जनरली कौन से इसके लिए कितनी वार्षिक वर्षा हो तब ये हम टोंगिया कल्टीवेशन करते हैं। तो टोंगिया कल्टीवेशन के लिए जो वार्षिक वर्षा जो चाहिए होती है वो कितनी चाहिए होती है? तो 1200 से लेकर 1500 mm वार्षिक वर्षा। अगर किसी क्षेत्र की वार्षिक वर्षा 1200 से लेकर 1500 mm के बीच में है तब हम वहाँ पर टोंगिया कल्टीवेशन आसानी से कर सकते हैं, सरलता से कर सकते हैं। ये इसके बारे में जानकारी हमको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। किस क्षेत्र में करते हैं? जहाँ की वार्षिक वर्षा 1200 से 1500 mm हो, वहाँ पर टोंगिया कृषि आसानी से सरलता से की जाती है, ठीक है ना। उसके बाद में हम देखते हैं टोंगिया का अर्थ हमने देखा। उसके बाद में हम देखते हैं टोंगिया जो कृषि होती है इसके कितने प्रकार होते हैं, वो प्रकार भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो ये इसकी तथ्यात्मक जानकारी है, इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम देखते हैं टोंगिया जो कृषि होती है ये कितने प्रकार की होती है। टोंगिया कृषि, तो इसके प्रकार की बात करें तो ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले मैं नाम लिख रहा हूँ, नाम पता होना चाहिए, उसके बाद में उसका अर्थ समझेंगे, ठीक है ना। तो नंबर फर्स्ट हो जाएगी डिपार्टमेंटल टोंगिया, ठीक है ना। कौन सी कल्टीवेशन? डिपार्टमेंटल टोंगिया कल्टीवेशन, या इसी को बोल सकते हैं विभागीय, हिंदी में हो जाएगा विभागीय टोंगिया। क्या हो जाएगा हिंदी में? विभागीय टोंगिया। नंबर सेकंड की बात करें, नंबर सेकंड क्या होता है? नंबर सेकंड हो जाएगा इसमें लीज्ड
लीज डी टोंगिया, ये अपना आप में एक इंग्लिश शब्द है। लीज डी टोंगिया, लीज का यहाँ पर हो जाएगा LESS, लीज्ड टोंगिया, ठीक है ना। नंबर थर्ड बात करें, नंबर थर्ड हो जाएगी यहाँ पर विलेज टोंगिया। कौन सा टोंगिया? विलेज टोंगिया। कौन सा टोंगिया हो जाएगा? विलेज टोंगिया, या इसको हम कह सकते हैं ग्रामीण टोंगिया, ठीक है ना। तो लीज टोंगिया, ग्रामीण टोंगिया, या और एक हो जाएगा विभागीय टोंगिया। क्या अर्थ क्या होता है? तो इनके नाम से स्पष्ट चल रहा है। विभागीय टोंगिया पर जो या डिपार्टमेंटल जो टोंगिया होता है, इस पर किसका नियंत्रण रहता है? तो इसके अंदर जो नियंत्रण रहता है वो वन विभाग का नियंत्रण। किसका नियंत्रण रहता है? तो इसके अंदर जो नियंत्रण रहता है वो किसका नियंत्रण रहता है? वन विभाग का नियंत्रण रहता है। यानी कि इसके अंदर जितने भी हम एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी किस प्रकार से करते हैं वो मैंने आपको बताया था। हम क्या करेंगे, कुछ क्षेत्र के अंदर तो ट्री लगा देंगे, और कुछ क्षेत्र के अंदर हम क्या करने लग जाएंगे, फॉरेस्ट का मैनेजमेंट करके वहाँ पर हम फसलें लगाने लग जाएंगे 3 से 4 साल तक के लिए। तो वन विभाग का नियंत्रण रहता है। यानी कि इसके अंदर जो भी हमने एक एक्टिविटी देखी थी, वो एक्टिविटी किसकी सहायता से की जाती है? वन विभाग की सहायता से की जाती है। और इस पर जो मॉनिटरिंग का काम है वो वन विभाग की टीम रखती है। वो इसमें लेबर को भी अलाउ करती है। लेबर की सहायता से फॉरेस्ट को अंदर ये जो टोंगिया कल्टीवेशन अपनाया जाता है, वो जो भी उसके फीचर्स होते हैं वो सारे किसके अंडर में रहते हैं? वन विभाग के अंडर में रहते हैं। ये होता है हमारा डिपार्टमेंटल टोंगिया, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं लीज्ड टोंगिया। लीज्ड टोंगिया का अर्थ क्या होता है? तो लीज का अर्थ होता है कि जनरली हम ग्रामीण भाषा में इसको हम किसी क्षेत्र को लीज पर देते हैं। यानी कि किसी के पास में वन है, या फिर हम कह सकते हैं यदि वन विभाग के पास में वन क्षेत्र ज़्यादा है और कोई किसान आकर उसे बोलता है कि वन विभाग को बोलता है कि मुझे 3 वर्षों के लिए ये वन लीज पर दे दीजिए, मैं इस पर कृषि कार्य करना चाहता हूँ। तो इसकी जो शर्तें होती है, वो कुछ शर्तें होती है, वो वन विभाग के ऊपर डिपेंड करती है वो किस प्रकार की शर्तें लगाना चाहता है। तो लीज के अंदर क्या किया जाता है? तो वन विभाग किसी पर्टिकुलर आदमी को 2 से 3 वर्षों तक उस क्षेत्र या वन को लीज पर देता है, जिसमें कुछ पर्टिकुलर कुछ आमदनी फिक्स की जाती है कि इतने आमदनी पर हम आपको लीज पर दे रहे हैं, इतना हमें आपको पैसा देना होगा। तो वो जो भी शर्त होती है वो किसके अंदर आती है? तो वो आती है हमारे लीज के अंदर आती है। और जब वो किसान या आदमी वन विभाग की सहायता से वन को लीज पर ले लेता है और उसके द्वारा जो भी वहाँ पर कार्य किया जाता है, तो वो हमारे किसके अंदर आता है? वो लीज टोंगिया के अंदर आता है। तो इसके अंदर क्या होता है? तो आदमी द्वारा वन को लीज पर लिया जाता है। आदमी के द्वारा क्या होता है? फॉरेस्ट को लीज पर लिया जाता है, और इसके जो भी मापदंड होते हैं वो इसी के द्वारा अपनाया जाता है, ठीक है ना। और इसमें वो क्या करता है? फसल उत्पादन करता है। जो भी इसकी ज़रूरत के हिसाब से वो वहाँ पर फसल उत्पादन करने लग जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम विलेज टोंगिया की। विलेज टोंगिया का अर्थ क्या होता है? तो विलेज टोंगिया का अर्थ ये होता है कि जब भी कोई भी गांव या अर्बन एरिया या रूरल एरिया के आसपास जो भी फॉरेस्ट होता है, उस फॉरेस्ट के अंदर वहाँ के जो लोकल जो लोग होते हैं उनके द्वारा कल्टीवेशन किया जाता है। यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में अगर कोई फॉरेस्ट है, जो ग्रामीण फॉरेस्ट है, वहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा कृषि प्रणाली अपनाई जाती है। उस कृषि प्रणाली को विलेज टोंगिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलेज टोंगिया कहा जाता है। और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो याद रखना है कि यह प्रणाली तीनों टोंगिया प्रणाली से सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है। यानी कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से किस प्रकार का जो टोंगिया सिस्टम होता है वो सबसे बेहतर माना जाता है, या सबसे अधिक अनुकूल परिणाम मिलते हैं हमको, अधिक से अधिक कम क्षेत्र में अधिक फसल उत्पादन मिलता है, आर्थिक सहायता हम इसमें ज़्यादा मिलती है, आउटपुट हमें ज़्यादा मिलता है। तो वो कौन सा हो जाएगा? विलेज टोंगिया हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि विलेज टोंगिया के अंदर जो भी फॉरेस्ट होता है उसका जो कंट्रोल रहता है वो सारा ग्रामीण लोगों के द्वारा रहता है। तो उसके अंदर एक समुदाय की तरफ वो लोग काम करते हैं और उसके मॉनिटरिंग वो स्वयं करते हैं, वहाँ पर खुद जाकर वो काम करते हैं। तो इसमें हमें बेहतर परिणाम मिलने की जो उम्मीद रहती है वो टोंगिया कल्टीवेशन के अंदर ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। ये होता है विलेज टोंगिया। यानी कि लोगों के द्वारा आसपास गांवों के अंदर जो भी मौजूद जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर टोंगिया कल्टीवेशन किया जाता है, और उसे जो भी लाभ प्राप्त होता है वो सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है, इसीलिए इसको सबसे बेहतर माना जाता है, ठीक है ना। अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो टोंगिया जो कल्टीवेशन होता है, विलेज टोंगिया कल्टीवेशन, इसके अंदर एक परिवार के पास कितना एरिया होता है, यानी कि कितना फॉरेस्ट एरिया होता है। यानी कि जो विलेज जो टोंगिया होता है, इसके अतिरिक्त जो भी हमारे डिपार्टमेंटल टोंगिया और जो लीज टोंगिया होता है, यह किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर करता है कि वो कितना फॉरेस्ट देना चाहता है किसी को, ठीक है ना। लीज टोंगिया के अंदर जो डिपेंड करता है कि आदमी कितना लेना चाहता है, उसके क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन विलेज टोंगिया के अंदर पर फैमिली के ऊपर जो फॉरेस्ट जो कवर एरिया रहता है वो फिक्स रहता है हमेशा, ठीक है ना। तो इसके अंदर कितना एरिया रहता है? तो 0.8 से 1.7 हेक्टर एरिया एक फैमिली को दिया जाता है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि विलेज टोंगिया के अंदर एक फैमिली को कितना हेक्टेयर फॉरेस्ट दिया जाता है। तो कितना दिया जाता है? 1.8 से लेकर 1.7 हेक्टेयर एरिया एक फैमिली को दिया जाता है, और वो एक फैमिली वहाँ पर काम करती है। अब वो उसके अनुरूप
कितना काम करती है वो सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो सब उस फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे टोंगिया कृषि के प्रकार, डिपार्टमेंटल, लीज्ड और विलेज टोंगिया, ठीक है ना। मैंने समझा दिया क्या होता है। डिपार्टमेंट में क्या होता है, तो खुद डिपार्टमेंट तय करता है कि हमको कितना फॉरेस्ट कवर करना है। लीज के अंदर किसी आदमी की क्षमता कितनी है, वो कितना क्षेत्र पर काम कर सकता है। विलेज के अंदर ग्रामीणों को फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं और वो वहाँ पर काम करते हैं, उनकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सबसे बेस्ट माना जाता है टोंगिया का प्रकार, क्योंकि इसमें सबसे बेहतर परिणाम मिलने का हमें उम्मीद रहती है। और एक परिवार के अंदर कितना एरिया दिया जाता है, तो 0.8 से 1.7 हेक्टेयर इसमें एरिया दिया जाता है। यही इसमें हमको याद रखना, ठीक है ना। और ये कितने वर्षों तक अपनाई जाती है, तो ये याद रखना, जो टोंगिया कल्टीवेशन है वो 3 से 4 वर्षों तक अपनाई जाती है, और जो झूमिंग खेती होती है वो लगभग 2 से 3 वर्ष तक अपनाई जाती है, ठीक है ना। तो ये की पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ में टोंगिया कल्टीवेशन का प्रकार कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम देखते हैं इसके कुछ उपनाम है, वो हमें पता होना चाहिए। जो टोंगिया कल्टीवेशन है इसके भी कुछ उपनाम है, उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीन छोड़ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके 5-6 उपनाम है, वो नाम हम देख लेते हैं। जैसे हमने झूमिंग खेती के नाम देखे थे, उसी प्रकार इसके भी नाम होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। इसके क्या हो जाएंगे, उपनाम, ठीक है ना। उपनाम की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने इंडिया के अंदर स्टेट के अकॉर्डिंग। तो साथियों अब हम देखते हैं, इससे पहले हमने देखा था टोंगिया कृषि के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार देखे थे हमने, कौन कौन से, डिपार्टमेंटल, लीज्ड और नंबर 3 देखा था हमने, विलेज टोंगिया के नाम से जाना था, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं इसके टोंगिया कृषि के उपनाम क्या क्या है। तो अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं असम के अंदर जो टोंगिया होती है, इस कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो सूम के नाम से जाना जाता है। केरल के अंदर ओनम के नाम से, MP के अंदर बेवर के नाम से, इंडोनेशिया के अंदर इसको लेडिंग के नाम से जाना जाता है। और एक याद रखना, बर्मा के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है, तो टोंगिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और उत्तर पूर्वी का जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उसमें कुमारी के नाम से जाना जाता है। जो आपको अगर इसमें याद करना हो तो ये वाला याद करिएगा आप। अगर आपको याद करना ही है तो आप याद करिएगा उत्तर पूर्वी भारत वाला। कौन सा याद करना, उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी का जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का जो हिल एरिया होता है, उसमें टोंगिया को किस नाम से जाना जाता है, कुमारी के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर मेंशन करना, इसी के साथ में हमने जब टोंगिया हमने जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखा था, तब शिफ्टिंग कल्टीवेशन में कुमारी शब्द कहाँ किस पर्टिकुलर एरिया के लिए यूज़ में लिया गया था, तो वो गया था केरल का पश्चिमी घाट का पहाड़ी क्षेत्र। केरल का पश्चिमी घाट का पहाड़ी क्षेत्र के लिए हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन में उसको कुमारी नाम दिया था। यानी केरल का जो पश्चिमी घाट है, तो वहाँ पर अगर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है तो उसे हम इस नाम से जानते हैं, कुमारी के नाम से जानते हैं। लेकिन टोंगिया कृषि के अंदर उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के अंदर इसको जब टोंगिया कल्टीवेशन की जाती है इन क्षेत्रों के अंदर, तो उसे हम कुमारी के नाम से जानते हैं। तो आप केवल ये शब्द याद रखना, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र एक याद रखना, बर्मा के अंदर इसको टोंगिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे इसके उपनाम कंप्लीट होते हैं। एक अगर याद आ जाए तो आप याद रख लेना, केरल वाला याद रखना, ठीक है ना। केरल के अंदर इसको ओनम के नाम से जाना जाता है, बाकी याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुमारी तो याद रखना हमको, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें इसके बेनिफिट क्या क्या है। टोंगिया कल्टीवेशन के बेनिफिट क्या क्या है, तो बेनिफिट सबसे पहला हो जाएगा सस्ती दर पर वन का पुनर्जनन हो जाता है। यानी कि आर्टिफिशियल रूप से अगर हमें किसी फॉरेस्ट का निर्माण करना है तो वो हम टोंगिया कृषि की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। किस प्रकार से, जो हमने प्रकार देखे थे जिसके अंदर हमने देखा था डिपार्टमेंटल में देखा था, डिपार्टमेंट क्या करता है, कुछ लेबर को हायर करता है और वो वहाँ पर एक्टिविटी करवाता रहता है। तो ये एक तरह से हम फॉरेस्ट का रीजनरेशन कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा था लीज्ड, यानी कि किसी बेरोजगार आदमी को हम रोजगार दे सकते हैं, उसको लीज पर देकर उसके सहायता से हम वो फॉरेस्ट का निर्माण कर सकता है, तो इससे भी हमारा फॉरेस्ट का निर्माण हो सकता है आर्टिफिशियल रूप से। नंबर 3 देखा था विलेज के अंदर पर्टिकुलर एक फैमिली को लगभग 0.8 से 1.7 हेक्टेयर एरिया दिया जाता है, तो उसकी सहायता से भी वो भी उस क्षेत्र के अंदर लगभग पहले पूरी ज़मीन खाली पड़ी थी, लेकिन अब वो उस ज़मीन के अंदर हो सकता है पूरी एरिया के अंदर वो फॉरेस्ट नहीं लगाएं, लेकिन उसमें से आधे से कम में भी अगर फॉरेस्ट लगाता है वो या वृक्ष लगाता है तो वो अल्टीमेटली हमारे फायदे के लिए होगा। तो पहला पॉइंट हो जाएगा सस्ती दर पर हमें क्या मिल जाता है, कृत्रिम वन का पुनर्जनन हम कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें से हमें अगर हम अल्टीमेटली अगर लोगों को हायर कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में फॉरेस्ट के रीजनरेशन के लिए आर्टिफिशियल रूप से, तो उसमें क्या हो रहा है, बेरोजगार लोगों को फायदा हो रहा है। दूसरा कृत्रिम वन का पुनर्जनन हो रहा है। नंबर 3 की बात करें, जो भी खाली जमीन पड़ी थी फॉरेस्ट के अंदर उसका यूटिलाइजेशन यानी उपयोग हो रहा है, तो वो भी एक फायदा हो जाएगा हमारे, यानी बेनिफिट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें, अगर पहले अगर कोई भूमि खाली थी, अब वहाँ पर फॉरेस्ट लगा दिया गया, पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, तो पहले उस खाली पड़ी जमीन पर क्या होता था, खरपतवार की वृद्धि भी ज़्यादा होती थी, झाड़ियाँ उगती थी, तो भूमि अच्छी भी नहीं लगती थी। लेकिन अब वहाँ पर पेड़ पौधे लगा दिए गए, हम वहाँ पर कृषि कार्य करने लगे तो उसका यूटिलाइजेशन होने लग जाएगा, तो वो अल्टीमेटली वहाँ पर खरपतवार और झाड़ियों की वृद्धि भी कम होगी। तो ये इसके कुछ फायदे होते हैं किसके, टोंगिया कल्टीवेशन के, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम हानि की, तो इसकी एक ही हानि होती है, क्या होती है, मृदा उर्वरता में क्या आती है, कमी आती है। मृदा उर्वरता यानी सोइल फर्टिलिटी में कमी किस प्रकार से आती है, तो जब हमने स्टार्टिंग में देखा था टोंगिया कल्टीवेशन किस प्रकार से करते हैं, तब उसमें हमने देखा था कुछ क्षेत्र हम इसमें ले लेते हैं, ये क्षेत्र ले लेते हैं, यहाँ पर हम प्लांटेशन कर देते हैं, वृक्ष लगा देते हैं, बीच वाले क्षेत्र में हम क्या करते हैं, फसल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फसल लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो फसल लगाने के कारण क्या होता है, तो
इसमें फसलों को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है और वृक्षों को भी ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। तो इसमें दोनों के अंदर क्या होने लगती है, प्रतिस्पर्धा होने लगती है, फसल और वृक्षों के बीच में प्रतिस्पर्धा होने लगती है। तो भूमि के अंदर क्या होता है, तो न्यूट्रिएंट की कमी होती है और जिसकी वजह से सोइल क्या हो जाती है, सोइल फर्टिलिटी कम हो जाती है, सोइल फर्टिलिटी रेट कम हो जाती है, जिसकी वजह से मृदा धीरे धीरे उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी होने लगती है और उसके अंदर एक मृदा उर्वरता की कमी महसूस की जाने लगती है। ठीक है ना, तो यह एक इसका साइड इफेक्ट होता है। लेकिन साइड इफेक्ट को फुलफिल करने के लिए हम कुछ बाहरी रूप से उसको उर्वरक या फिर हम कह सकते हैं फार्म यार्ड मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट इनका उपयोग करके हम इसकी जो कमी है इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका कमी एक ही है लेकिन इसके फायदे अनेक हैं, इसी कारण से हम टोंगिया कल्टीवेशन को प्रीफर करते हैं। ठीक है ना, तो इसी के साथ में हमारा जो आज का सेशन वो कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है और दूसरा हमने देखा टोंगिया कल्टीवेशन क्या होता है। इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। जो हमारे एग्रो फॉरेस्ट्री की जो सिस्टम है वो हमारे दो कंप्लीट होते हैं, कौन कौन सा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और दूसरा होता है हमारे टोंगिया कल्टीवेशन। ठीक है ना, इसी के साथ हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए घनी खमा।